नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। एक भगौड़ा 11 दिनों से पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा है। वो पंजाब से हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, फिर पंजाब घूम रहा है। लग रहा है कि आसानी से राज्यों में आ जा रहा है, लेकिन पुलिस बाद में पहुंच रही है। अब अलगाववादी अमृतपाल ने खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमृतसर की देख रहे हैं, कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं कि वो सरेंडर कर सकता है। तो सूत्र बता रहे हैं कि होशियारपुर को जा रहा था, वहां अकाल तख्त में सरेंडर करने की बात थी। पंजाब पुलिस ने होशियारपुर में उसे घेर लिया, लेकिन अमृतपाल फिर इनोवा कार में सवार था, वो भाग निकला और गुरुद्वारे के पास से खेतों के रास्ते होता हुआ भागा है। और पुलिस ने उसी इनोवा कार को, जिसका नंबर भी दिया गया है, उसे जब्त कर लिया है। तो वो अमृतपाल लगातार गांव के रास्ते से अपना ठिकाना बदल रहा है। पुलिस भी लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। और आप ये देख सकते हैं कि इस समय अमृतसर की ये तस्वीरें किस तरह से पुलिस की गश्त, वहाँ पे एक तरह से फ्लैग मार्च है, पुलिस की गश्त यहाँ पर हो रही है। और आंकलन ये भी कहा जा रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय एक न्यूज़ एजेंसी को अपना इंटरव्यू देने के बाद सरेंडर कर सकता है। तो तमाम कयासों के बीच यहाँ पर इस खबर पर हम सबकी नज़र। अब एक ही नया वीडियो भी सामने आया है, अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो, और वो वीडियो बना रहा है। वीडियो में उसने ये भी कहा है, अगर हम वो वीडियो दिखाएं, कि गिरफ्तार करने में नाकाम है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, इस समय क्या अपडेट इस पूरे मामले में आपकी लगातार नजर है इस पर? निधि जी, एक बहुत बड़ी अपडेट यही है, जिस आपने वीडियो की बात की, अमृतपाल का ये वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है, जो फरारी के दौरान भगोड़े अमृतपाल ने वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, और पंजाब पुलिस तमाम कोशिशों के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाई है। यानी इस वीडियो के सामने आने के बाद जो ये कयास थे कि वो सरेंडर कर सकता है, उस पर विराम लग गया है कि वो सरेंडर नहीं करने वाला है। और सरेंडर नहीं करने वाला है और ना ही पंजाब पुलिस पकड़ पाई है, तो पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है। अमृतपाल 18 तारीख को यहाँ से भागता है, वो अपना हुलिया बदलता है, गाड़ियाँ बदलता है, पहले मर्सिडीज़, फिर ब्रेजा, फिर प्लेटिना मोटरसाइकिल, फिर गांव के रास्तों से हरियाणा पहुंच जाता है। हरियाणा में रुकता है एक दिन, फिर वहां से छाता लेकर के सीसीटीवी से बचता है, दिल्ली आता है, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रुकता है, फिर वहां से वापस पंजाब आ जाता है। और पंजाब आने के बाद हमें पता चला है कि वो जालंधर आता है किसी डेरे में, और डेरे के बाद वो होशियारपुर से अमृतसर के अकाल तख्त भागने की फिराक में था, और वो अकाल तख्त में जाकर के छुपना चाहता था या पनाह लेना चाहता था। और उसे पता था, या उसे ये लगता है कि अगर वो अकाल तख्त पहुंच जाएगा और वहां जाके छुप जाएगा तो पंजाब पुलिस वहां नहीं आएगी। यही वजह है कि वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा है छुपने के लिए। लेकिन होशियारपुर में पंजाब पुलिस ने पीछा किया, तो वो अपनी मरनाइया गांव में एक गुरुद्वारे में अपनी इनोवा कार, जिसमें वो बैठा था, उसमें उसके साथ 2 या 3 सहयोगी थे, उसे छोड़कर खेतों से फरार हो गया है। तब से लगातार पंजाब पुलिस बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को चेक कर रही है, सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक पंजाब पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी है। पहले ही दिन से जब पंजाब पुलिस ने ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, अब तक का उनके हाथ में कुछ लगा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, कह सकते हैं कि पीठ थपथपाने के लिए पंजाब में हालात बिल्कुल सामान्य है। पंजाब में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हुई। तो अमृतपाल जिसको पकड़ना था, उसको अब तक नहीं पकड़ पाई, ये कड़वी सच्चाई। और अमृतपाल अपना वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, तमाम कोशिशों के बाद पंजाब पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है, पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहा है, और लगातार अपना हुलिया बदल रहा है, गाड़ियाँ बदल रहा है। और बड़ी बात ये भी है कि भले समर्थन ज़मीन पर आकर के सामने नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ समर्थक हैं इसके, मुट्ठी भर भी हैं, जो इसकी मदद कर रहे हैं, इसको भगाने में, इसको गाड़ियां दे रहे हैं, इसको अपने घर रुकवा रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के सामने। पंजाब पुलिस ने आज भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी पता चला है कि अमृतपाल जालंधर आया था, वो यूके नंबर की गाड़ी, यानी उत्तराखंड नंबर की गाड़ी से ट्रेवल कर रहा था, उस गाड़ी को भी पंजाब पुलिस ने सीज़ किया है। तमाम चीज़ें, गाड़ियाँ सीज़ हो जाती हैं निधि जी,
जिन्हें अमृतपाल यूज़ कर रहा है, लेकिन तब सीज होती हैं जब अमृतपाल वहाँ से निकलकर भाग जाता है। तो कड़वी सच्चाई है, जो जहर का घूंट पंजाब पुलिस को पीना पड़ रहा है, और अब स्टेटमेंट के बाद तो पंजाब पुलिस को ये घूंट और भी ज़्यादा कड़वा लगना चाहिए कि पंजाब पुलिस पहले तो अमृतपाल को पकड़ नहीं पाई, अब अमृतपाल वीडियो बनाकर भी पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, और ये भी कहा गया पंजाब पुलिस की तरफ से, ये बहुत परेशान करने वाली मामला है सौरभ, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जिसमें तमाम एजेंसियां शामिल हैं, केंद्र की भी, क्योंकि मुझे याद है भगवंत मान मिले थे, गृह मंत्रालय में जाकर मुलाकात हुई थी। तो ये अगर किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये एक चुनौती भी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए और परेशान करने वाली बात भी है। लेकिन जो ये तस्वीरें हमने अमृतसर की भी दिखाई, एक तो अमृतपाल अपना वीडियो जारी करता है, ठीक है, लेकिन जो सुरक्षा बल है वहाँ पर वो अपनी तरफ से सुरक्षा बंदोबस्त पूरा रख रहे हैं, और ये तक कहा जा रहा था कि वो सरेंडर करने वाला है, ये भी कहा जा रहा था कि वो पुलिस द्वारा कि वो सरेंडर करने वाला है। तो ऐसे में क्या स्थिति बनती है, जो आपके पुलिस के सूत्र हैं उनका क्या आंकलन है वहाँ पे, क्योंकि वो भी बहुत परेशान होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पुलिस के सूत्र हैं, पुलिस के सूत्र यही कह रहे थे कि कुछ बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं, अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि 2 दिन पहले जत्थेदार हरप्रीत, जो कि अकाल तख्त के प्रमुख कह लीजिए, उनका स्टेटमेंट आया था और उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था कि अमृतपाल को सरेंडर करना चाहिए। तो ऐसा लगा कि पंजाब पुलिस अकाल तख्त के ज़रिए कुछ नेगोशिएशन करके अमृतपाल को सरेंडर कराने की कोशिश कर रही है, ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिले। लेकिन वो इंडिकेशंस पुख्ता होते, वो इशारे पुख्ता होते, तब तक अमृतपाल का ये बयान सामने आ गया, जिसमें वो फिर कह रहा है कि वो पंजाब पुलिस उसको तमाम कोशिशों के बाद उसका बाल बांका नहीं कर सकी, और वो बिल्कुल हाई स्पिरिट्स में है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और यही उसने कहा कि वो बचा हुआ है और उसका कुछ नहीं कर पाए अब तक एजेंसीज। तो सोचिए, पंजाब पुलिस की तो एक नाकामी, पंजाब से वो हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, वो आराम से बैक एंड फोर्थ कर रहा है। अब उत्तराखंड की गाड़ी भी इस्तेमाल की, तो ये भी एक सवाल आ रहा है क्या वो उत्तराखंड भी गया, उत्तराखंड से होकर के फिर वापस वो यहाँ पर आया है यूपी होते हुए। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब पंजाब पुलिस पूरे मामले में टाइट लिप्ड है, बिल्कुल शांत है, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कह रहे हैं। अमृतपाल के अकाल तक पहुंचने की आशंका के चलते अमृतसर में आज फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जो सर का गुरुद्वारा है हरमिंदर साहब, जिसके अंदर अकाल तख्त है का मुख्यालय है, वहाँ पर भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लगातार अमृतपाल का जो है वांटेड का एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें अमृतपाल की तस्वीर है, उसकी कदकाठी के बारे में जानकारी है। उस पोस्टर के ज़रिए भी पंजाब पुलिस ने अपील की है कि जो आम लोग अमृतपाल को अगर देखें तो वो पंजाब पुलिस को इत्तला करें। तो ये सब कुछ पंजाब पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है, और आज 11वां दिन है। बहुत बड़ी नाकामी है कि इतना बड़ा वो ऑपरेशन करते हैं जिसमें सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, हरियाणा और दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे रहते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पे रहते हैं, पंजाब पुलिस की नाकामी है, हरियाणा पुलिस की भी नाकामी है और दिल्ली पुलिस की नाकामी है, क्योंकि दिल्ली में भी वो 2 दिन घूमता है और फिर वो वापस आता है और हुलिया बदल लेता है। क्योंकि भले ही 18 तारीख से पहले उसे बहुत लोग नहीं जानते थे, पूरे देश भर में, पंजाब में लोग जान रहे थे, लेकिन उसने अपना हुलिया बदल लिया, अपने चेहरे पर मास्क लगाना, छाता लेकर के घूमना सीसीटीवी से बचने के लिए, अपनी पगड़ी उतार लेना, और पगड़ी उतारने के बाद तमाम वो धार्मिक चिन्ह जो सिक्खी की पहचान है, उन सबकी जो है वो अवहेलना करता है, निरादर करता है, और फिर वो वीडियो बना करके पंजाब के लोगों को धर्म के आधार पर बरगलाने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि पंजाब पुलिस की एक बड़ी नाकामी है, साथ में सेंट्रल एजेंसीज की भी, क्योंकि खुफिया एजेंसी जो भारत की है वो भी इसमें पंजाब पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, इनपुट्स का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन सब नाकाम, सब खाली हाथ। और पंजाब पुलिस ना अमृतपाल तक पहुंच चुकी है, और अमृतपाल पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उसके वीडियो स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, मीडिया तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी नाकामी है जो पंजाब पुलिस के सामने आई है। बिल्कुल सौरभ, आप इस मामले पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ अब शशिकांत जी मौजूद हैं, जो पूर्व डीजीपी पंजाब है। मेरा पहला सवाल सर यही है आपसे, 11 दिन से अमृतपाल पकड़ में नहीं आ पा रहा है, ये सुरक्षा तंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस पर। यह निस्संदेह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। ये सवाल सिर्फ 11 दिन का नहीं है, ये सवाल शुरू होता है तब से जबकि वो एक तरीके से पैराड्रॉप होकर के पंजाब में आया था, आउट ऑफ नोवेयर दुबई से आया था। किस प्रकार से इसका जो है लगातार जो आकार है, उसका जो कद है, वो लगातार बढ़ता गया।
अलग अलग इसने इवन राष्ट्रीय नेता जो है उनको भी चैलेंज कर दिया, पंजाब के नेता को चैलेंज कर दिया, क्लेम करना शुरू कर दिया एक तरीके से दिखावे के लिए। एक जो वर्ड है अंग्रेजी का डेजा वू, इस प्रकार का माहौल तय कर दिया उसने, बना दिया कि जैसे कि पहले भी देख चुका है लोगों ने, उसको देखने के बाद, उस दृश्यम को देखने के बाद कहना शुरू कर दिया कि ये मेंदन वाले पार्ट 2 है वगैरह वगैरह, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद इस तरीके से भागा है, मैं समझता हूं पंजाब पुलिस की या तो कॉम्प्लिसिटी है या फिर उनकी जो है इनकॉम्प्लिसिटी है, इनकैपेसिटेटेड टू कैच होल्ड ऑफ हिम। और अगर आप इनकॉम्पिटेंसी की बात करें तो मैं कहूंगा कि इनकॉम्पिटेंसी इतनी नहीं है। मुझे लग रहा है कि पंजाब पुलिस के बीच से भी कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि एक लगातार उसको इत्तिला दे रहा है, बता रहा है कि आपके पीछे कौन है, कहाँ पे है, आगे किस रूट पे पुलिस है। वरना किसी के पास इतना कोई वो तो नहीं है कि सब तरफ क्या हो रहा है, उस दिव्य दृष्टि तो नहीं है, सब पता लगता रहे। अगर लॉजिकली इसको आप देखें, लॉजिकली मुझको ये लगता है कि जैसे कि पंजाब पुलिस का कोई कर्मचारी किसी भी पद का हो, उसको लगातार वार्न कर रहा होगा। और ये तो है कि पंजाब पुलिस में इस प्रकार के आंसर हैं। अगर आप ध्यान करें, वो जब इनका केस हुआ था मूसेवाला के मर्डर के बाद, एक व्यक्ति जो पकड़ा गया था और पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी उसको अपने घर ले गया था, जहां पे उसका स्वागत वगैरह किया, वहां से वो उसकी कन्नाइवेंस के साथ भाग गया। तो इस प्रकार के ब्लैक शीप तो होते हैं, मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार का ब्लैक शीप वहां पे होगा जरूर। बहुत अहम बात आपने कही। उधर से पंजाब सरकार और केंद्र को भी इस पे जानकारी है, तमाम लोग ये लगे हुए हैं, फिर भी इतनी आसानी से कैसे? अब राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में भी आ गया था, फिर चला भी गया, हरियाणा में होने की बात कही गई, अब फिर पंजाब में। तो यही सवाल कि कैसे आसानी से हो पा रहा है? देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज किया है। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां भी कहीं जा रहा है, कोई ना कोई इसको शरण दे रहा था, कोई ना कोई इसको खाना खिला रहा था, कोई ना कोई इसको मदद कर रहा था कपड़े बदलने में या अपनी हुलिया बदलने में, गाड़ी देने में। इससे साफ ही बात जाहिर होती है, मैं जैसे कहा कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, कि जो आंसर हैं जो हमारे पंजाब में या कुछ हरियाणा में, दिल्ली में, जो कि स्लीपर सेल जिनको कहना शायद ज्यादा उचित होगा, वो लगातार उनको शरण दे रहे हैं। और इसके साथ एक सवाल और उठता है कि किस प्रकार से कौन स्लीपर सेल कहाँ है, कहाँ पे उसने शरण देनी है, ये उसको गाइड कौन कर रहा है। इसका मतलब तो ये हो रहा है जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंस में एक अपना रेफरेंस बुक बनाते हैं कि किसके पास क्या क्या रेफरेंसेस हैं, किसके पास कौन व्यक्ति किस किस हद तक कहाँ पहुंच सकता है, उसको एक लॉक किया जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आईएसआई वाले या कोई बाहर से जो कोई इसकी तारे खींच रहा है, चला रहा है, उनके पास सब इंफॉर्मेशन है कि शाहबाद मारकंडा में ये इसको वहां पर जाके मिलिएगा, अमृतसर में यहाँ मिलिएगा, दिल्ली में जाके यहाँ मिलिएगा, और जहां जहां भी जा रहा है। इसका मतलब स्लीपर सेल्स जो थी वो एक्टिवेट हो गई हैं, और इस चीज का नोटिस सरकारों को लगातार अभी ही ले लेना चाहिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। ये जो भी हरकत कर रहा है मैडम, देखिए एक अपने तरीके से कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। जब वो अजनाला गया, उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लेकर के वहां पहुंच गया था, जिसका विरोध हुआ था। उसके बाद से इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और यहाँ पे बड़ा जहां जा रहा है, इट्स अबाउट टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, एक कंसर्टेड एक्शन लेकर के इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये भी आपने कहा कि शुरुआत में आपने कहा कि इसे उतारा गया किसी तरह, तो अमृतपाल इतना बड़ा कैसे बन गया? देखिए, मेरी एनालिसिस ये है, जो भी लोग इसके साथ में हैं, जो इसको शरण दे रहे हैं या इसके साथ खड़े हैं, ये सारे पोस्ट 1984 जनरेशन के हैं। 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसके बाद दिल्ली वगैरह में जो इतना भयंकर सीन खड़ा हो गया था, उसके बारे में भी सबको जानकारी है पूरी। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष लगता है, उसको कोई सजा मिलती है, उसके साथ कोई गलती की जाती है, उस व्यक्ति को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। उसके बच्चे जो हैं उनको और ज्यादा गुस्सा आएगा कि हमारे पेरेंट्स के साथ ऐसी गलती हुई। ये वो फीलिंग है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो मेरी एनालिसिस है, चाहे इंडिया में कहीं पर हो रहा हो, चाहे जो यूके में हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूएसए में हुआ, दिस इज ऑल
पोस्ट 1984 जनरेशन, जिनके मन में वो क्रोध जो है, पुराना क्रोध, आज तक कभी कोई ऐसी कार्रवाई किसी सरकार ने नहीं की कि उनके जो जख्म है उनको हील अप करने के लिए, वो जो जोश उनके मन में पड़ा हुआ है, जो दुख भरा हुआ है, जो एक द काइंड ऑफ फीलिंग व्हिच इज देयर दैट दे वर रॉन्ग्ड एंड एब्सोल्युटली दे वर रॉन्ग्ड, तो वो कारण मुझे लगता है इसीलिए इसको सपोर्ट मिल जा रहा है लगातार, बगैर, क्योंकि इतने लोग हैं, लंबों की इतने ज्यादा हजारों की तादाद में जो रेफरेंस बुक है नहीं हो सकती किसी के पास। तो बेसिकली लोगों के इमोशंस जो हैं, खासकर पोस्ट 84 जनरेशन जो है, उनके इमोशंस के साथ खेल करके ये व्यक्ति जो है इसने अपना कद इतना बड़ा कर लिया। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब इसके सरेंडर की बात हो रही है, लेकिन अब तक वो भाग भी रहा है, क्या आंकलन है आपका हालात पर? वेल, आई थिंक सरेंडर करेगा तो पुलिस की फिर से एक बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी। पंजाब पुलिस का जो इमेज है, उसका मोराल जो है काफी लो हो गया। लो होना शुरू हुआ जब मोहाली में कुछ लोगों ने पुलिस को दौड़ा करके वहां मारा, उसके बाद अजनाला में जो हुआ, और उसके बाद अब इतने दिन से भागा हुआ है ये, और इसको पुलिस वहां पकड़ नहीं पा रही है। तो पंजाब पुलिस का मोराल तो डाउन हुआ ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर ये आत्मसमर्पण कर देता है, इसमें पंजाब पुलिस का एक फिर से और मोराल डाउन होगा कि आप पकड़ नहीं सके, वो खुद ही सरेंडर कर गया। तो लेट्स होप कि क्या होता है। अगर अरेस्ट हो जाता है तो हो सकता है पंजाब पुलिस के पास कोई फेस सेविंग डिवाइस रह जाए, और अगर आत्मसमर्पण करता है तो मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस के लिए फिर से एक और डिमोरलाइजिंग कार्रवाई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें इन हालातों को समझाया, क्योंकि बहुत ही परेशानी का सबब ये पूरा मामला बना हुआ है। तो आइए देश की बात में हम आगे बढ़ते हैं और बात हम राजनीति की करते हैं। कर्नाटक में 13 मई को पता चल जाएगा कि नई सरकार कौन बनाएगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि राज्य की सभी 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान होगा। कर्नाटक में अब तक कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आई, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी वापसी की, और कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। राहुल गांधी अपना चुनावी अभियान 5 अप्रैल को कोलार से शुरू करने वाले हैं, वही जगह जहां उन्होंने 2019 में मोदी उपनाम पर बयान दिया था और उनकी सदस्यता गई है। 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर विधानसभा चुनाव 10 मई को एक फेज में होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। राज्य में 5 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. अधिसूचना 13 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल को होगी। नामांकन की जांच की तारीख 21 अप्रैल होगी। 24 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 10 मई को एक ही चरण में होगा। मतगणना 13 मई को की जाएगी। The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन प्रदेश में पार्टियां अपने उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई हैं। विधानसभा की 224 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 124 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेडीएस ने 93, आप ने 80 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने अब तक एक भी सीट का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के सामने खेमेबाजी और एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती बढ़ी है। पूर्व सांसद मंजूनाथ कनूर लिंगायत हैं और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खासम खास, लेकिन उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया और अब वो बोम्मई के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। मैंने बीजेपी नेताओं के एटीट्यूड की वजह से बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन किया है। बसवराज बोम्मई ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं। इस बार 100% वो हारेंगे। 100% he is going to lose his constituency. कुछ इसी तरह कांग्रेस में भी सिद्धरमैया को लेकर उठापटक है। उन्हें वरुणा सीट से टिकट दिया गया है, वो कोलार से भी लड़ना चाहते हैं। मैंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मैंने और डीके शिव कुमार ने कई सीटों का दौरा किया है। अब तक तकरीबन 22 जिलों का विजिट कर चुके हैं हम, और चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग समितियां भी बनाई हैं। सब अपना काम कर रहे हैं। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पार्टी एंड गवर्नमेंट बोथ आर रेडी फॉर इलेक्शंस। पार्टी और सरकार दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं। सारी तैयारियां की जा रही हैं। पिछले 4 महीनों में बूथ लेवल से लेकर उच्च स्तर तक कई काम किए गए।
हमें काफी सहयोग मिल रहा है। हमें यकीन है कि भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी और कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका के लिए जोर आजमाइश कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनावों में 40 दिनों से भी ज्यादा का वक्त बचा है, ऐसे में अब भी फेरबदल की काफी संभावनाएं हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और केरल की वायनाड सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होने जा रहा है। ये सीट राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने से खाली हुई। चुनाव आयोग ने आज कहा है कि वहां उपचुनाव के लिए कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय होता है। साथ ही कोर्ट ने भी कानूनी उपचार के लिए 30 दिन का समय दे रखा है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। विपक्षी दल इस मसले पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और इसके अलावा पार्टी नेता कार्यकर्ता भी अलग अलग राज्यों में विरोध जता रहे हैं। और इसी कड़ी में आज 22 राज्यों में कांग्रेस के नेताओं प्रवक्ताओं की मीडिया से बात हुई। बेंगलुरु में पार्टी नेता यहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात सामने रखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ 2 दिन के धरने पर वो हैं। ममता का केंद्र पर आरोप है कि वो पश्चिम बंगाल को उनके हिस्से का फंड नहीं दे रही। राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव है, जिसे लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर फंड रोकने का आरोप लगा रही हैं। और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी आज कोलकाता में शहीद मीनार मैदान में बड़ी रैली को संबोधित किया और वो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। आइए सुनते हैं उनको। आईन भारतवर्षे सबार जन्य एक 3 दिन आगे राहुल गांधीर संसदे सदस्यता खारिज হয়েছে। তাই ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী 2021 সালের নির্বাচনে এসে দিদি ও দিদি মহিলাদের যে আঘাত করেছে সেই প্রধানমন্ত্রীর পদ খারিজ হবে না কেন? तो टीएमसी के दोनों कार्यक्रमों पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज धरना पे बैठी है। 24 घंटे का धरना है और ये धरना केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार जो पश्चिम बंगाल को पैसे देना चाहिए डेवलपमेंट स्कीम के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बंगाल को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का आरोप है। और इसी आरोप को सामने रखते हुए यहाँ पे आज ममता बनर्जी धरना पे बैठी है। धरना शुरू हो गई है। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में जो उनके कॉलीग्स हैं वो भी इस धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्टेज पे है इस वक्त और ये धरना शुरू हो गया। लेकिन शहर में ये सिर्फ अकेला धरना नहीं है, आज साथ साथ बीजेपी भी काउंटर धरना कर रहे हैं। शाम बाजार में शहर के दूसरे तरफ कांग्रेस भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से पार्क सर्कस तक। और ममता बनर्जी का भतीजा तृणमूल कांग्रेस का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी भी एक रैली कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो शहीद मीनार ग्राउंड है वहां पे तो राजनीतिक प्रदर्शन कोलकाता में कई सारे दल, कई सारे नेता कर रहे हैं। ममता बनर्जी धरना पे है, अभिषेक बनर्जी का रैली होने वाला है, रैली हो रहा है और कांग्रेस और बीजेपी भी अपना प्रदर्शन शहर में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में आगे आपको बताएंगे, भारत में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी वर्चुअल तौर पे शामिल हुए। जानकारी दी। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। 2008 में जयपुर में हुए सीरियल धमाकों के 4 आरोपियों को राजस्थान हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी। निचली अदालत ने 2019 में
4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफुर रहमान और सलमान को बरी कर दिया है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा भी है। इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह के पास। हर्षा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए इस मामले में और क्या डिटेल्स। 71 लोगों की मौत हुई थी और फांसी की जी देखिए, 2008 में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ये सीरियल ब्लास्ट था। इसके मतलब कि एक के बाद एक 9 ब्लास्ट हुए थे और सब 4 दीवारी के अंदर, जो जयपुर का पुराना शहर, वहां हुए थे। शाम का समय था, लोग मंदिर जा रहे थे, आरती पे जा रहे थे, कोई घर जा रहा था उस टाइम। तो उस चहल पहल के टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ था और एक बॉम्ब अनएक्सप्लोडेड मिला था इनको। तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर इसमें काफी लंबी कार्रवाई चली। इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा था। 5 लोगों को उसमें नाम आए थे, लेकिन 4 को कन्विक्ट किया गया था। और अब हम देख रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है, उसमें इनको, मतलब जो ये हाई कोर्ट है, उसने इनको बरी कर दिया है। यानी कि एक्चुअली आज तक जो एक बहुत बड़ा टेरर अटैक था जयपुर में, उसमें उसका कोई दोषी नहीं पाया गया है या दोषी को स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो एनआईए जो है वो पूरा इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब जैसे वो ठीक तरह से शायद एविडेंस पेश नहीं कर पाई है, ये रीजन है कि इनको बरी कर दिया गया है। अब संक्षेप में अगर हर्षा, तो क्या कारण बताए गए होंगे कोर्ट की तरफ से और जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है? देखिए, कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है, पर जिस तरह से सबूत जुटाए गए थे वो पुख्ता नहीं थे और इसलिए कोर्ट को लग रहा है कि ये लोग जो थे मतलब जैसे कि वो गिल्टी नहीं थे और फिर कोई इस तरह से, मतलब इनोसेंट लोग अगर इसमें हैं, जो रीजन दिया है कोर्ट ने कि उनको बरी किया गया है, उसलिए वो जांच एजेंसी इसमें कटघरे में है। बिल्कुल हर्षा, आपने जानकारी दी है, इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आप भी कह रही हैं कि कोर्ट का पूरा डिटेल वर्डिक्ट आ जाए, उसके बाद और तफसील से जानकारी। लेकिन जो आरोपी थे उनको फिलहाल बरी कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की, तो अब कौन है दोषी, ये एक सवाल बन कर रह गया है। आगे बढ़ते हैं देश की बात में। आज भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक हुई है। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी वर्चुअल तौर पर शामिल हुए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ किया है कि सभी राज्यों को एक दूसरे की संप्रभुता और सरहदों का सम्मान करना चाहिए। इशारा चीन की ओर था, जो भारत और भूटान की सीमाओं को लेकर विवाद में उलझा हुआ है। डोभाल ने आतंकवाद की फंडिंग का सवाल भी उठाया और आतंकवाद निरोधी सहयोग पर जोर दिया। इसे भी चीन के लिए संदेश माना जा रहा है, जिसने कई आतंकवादियों के खिलाफ पाबंदी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में रोक लगाई है। Terrorism in all its forms and manifestations and its financing are amongst the most serious threats to international peace and security. Any act of terrorism, regardless of its motivation, is unjustifiable. It is important, therefore, for all countries to fulfill the obligations enshrined in the relevant counter-terrorism cooperation protocols, including UN Security Council resolutions 1267, 1373, and successor resolutions for the purpose of identifying and implementing sanctions against global terrorist entities. बात अब कोविड की करते हैं, जिस पर लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड के मामलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और लगातार रिपोर्ट भी हो रहे हैं। और आपको बता दें कि ये दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हुए कोविड पॉजिटिव युवा और बच्चों पर ये रिपोर्ट है। पूरी मुंबई में 52 कोविड मरीज अस्पताल में हैं, उनमें से 63% ऑक्सीजन पर हैं। 9 साल का ये बच्चा बीते रविवार को पेट दर्द से परेशान था। मुंबई के केजे सोमैया अस्पताल में भर्ती हुआ। जांच हुई तो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरफान अली बताते हैं कि ये एक जटिल केस है।
इसके सारे रिपोर्ट जैसे सीआरपी अराउंड 177 है, WBC काउंट 20,000 के ऊपर है, हाईली इन्फेक्टिव है, साथ में उसका कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव है, डी डाइमर भी उसका मोर देन 12,000 है। ऐसे में खून के थक्के जिसको बोलते हैं, जैसे ब्लड क्लॉट होने के भी चांसेस रहते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस है, बिकॉज ऑफ कोविड इन्फेक्शन होने के बाद में उसके कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। केजे सुमैया अस्पताल में कोविड जैसे लक्षण वाले कई बच्चों का इलाज चल रहा है। टेस्टिंग बाकी है, इसलिए इन्हें कोविड पॉजिटिव की श्रेणी में नहीं गिन रहे। डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ में आ रहे हैं, लाइक पेन इन एब्डोमेन, कुछ को कफ कोल्ड है, तो जिन बच्चों को एडमिशन लग रहा है उन्हीं का हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में उनका कुछ बच्चों का कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है हमारे पास में। लाइक रिसेंटली उनको इन्फेक्शन होकर गया रहेगा, लाइक 1 मंथ के ड्यूरेशन में। ये 7 हिल्स अस्पताल का कोविड वार्ड है। शहर के सबसे ज्यादा 36 कोविड मरीज यहीं भर्ती हैं। इनमें से 5 आईसीयू में हैं। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती 36 साल के ये नौकरी पेशा युवक करीब 10 दिन पहले बीमार पड़े थे। कमजोरी से तकलीफ शुरू हुई, कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने में इतनी देरी कर दी कि अब वेंटिलेटर पर हैं। हालत नाजुक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात है कि इन्हें कोविड के लक्षण के अलावा कोई दूसरी बीमारी या मेडिकल हिस्ट्री नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो क्या कोविड का नया रूप स्वस्थ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है? ये पेशेंट जब आया था हमारे पास, वो टाइम में जनरल वीकनेस का कंप्लेंट्स लेके आए थे। कोविड टेस्ट पॉजिटिव था, वो बेसिस में हमने एडमिशन किया उनका। जब भी बाकी का सभी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना चालू हुआ, वो टाइम पे समझ में आया कि काफ़ी लेट ये यहाँ पे आए। तो HRCT से लेके बाकी सब चीज़ें, चेस्ट एक्सरे से लेके बाकी सब चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी सारा इन्फेक्शन हमको दिखने मिला। वही दिक्कत है जो पहले भी हो रहा था कि people are reacting little bit late, and that is why even to get the treatment and again come back to the normal life, it is taking time. He is vaccinated and everything, so nothing as such health issues. Even when he came, he was थोड़ा सा weakness था, but yes, he was very in good condition. इतना भी बैड कंडीशन नहीं था। अभी इनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी बैड है, वेंटिलेटर पे ही है। सो जब तक वेंटिलेटर से पूरी तरह से आउट नहीं होता है, डेफिनेटली थोड़ा सा डेंजर साइड पे हम बोलेंगे इनको। मुंबई में एक्टिव कोविड मरीज बीते एक हफ्ते में दोगुना हुए हैं। शहर में फिलहाल 663 एक्टिव कोविड मरीज हैं। 1 मार्च को जहां सिर्फ 1 कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती था, तो वहीं मार्च के आखिर में 52 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। और इन 52 भर्ती मरीजों में से 33 यानी कि 63% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र में 230 मरीज XBB.1.16 वेरिएंट के मिले हैं। 24 घंटे में कोविड से राज्य में 3 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के नए रूप के असर को हेल्थ विभाग स्टडी करने में जुटा हुआ है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मौत की दुखद खबर के बाद आज अब एक अच्छी खबर आई है। यहाँ एक साथ 4 चीता शावकों का जन्म हुआ है। इन चारों शावकों को जन्म दिया है सियाया नाम की मादा चीता ने। इन शावकों के जन्म लेने की घटना हिंदुस्तान में 75 साल बाद हुई है। कुनो नेशनल पार्क में तैनात शीर्ष अधिकारी JS चौहान ने कहा है कि मादा चीता सियाया की लोकेशन लगातार 5 दिनों से एक ही जगह पर मिल रही थी। आखिर में हमारे एक्सपर्ट्स ने सियाया के लोकेशन पर जाने की जिम्मेदारी उठाई और हम अब ये खुशखबरी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं और सियाया भी स्वस्थ है। 2022 को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 मादा चीताओं को छोड़ा था, उनमें से एक मादा चीता सियाया नाम की, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है और वो अभी जो प्री रिलीज एंक्लोजर हैं उसमें, बड़े एंक्लोजर हैं उसमें हैं अभी वो और सुरक्षित हैं। ये सियाया अभी इसकी उम्र 3 साल है और ये जो कब्ज पैदा हुए हैं ये पहले भारतीय चीता आप इनको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ भारत की ज़मीन पर यहाँ आने के बाद ये बच्चे पैदा हुए। और अब जाते जाते अब आपको दृश्य दिखाने जा रहे हैं। अचरज होगा आपको। पोलैंड में हुई 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में भारत की भगवानी देवी ने कमाल कर दिखाया है। 95 साल की भगवानी देवी ने चैंपियनशिप में 3 गोल्ड जीते हैं। 60 मीटर की दौड़, शॉट पुट और डिस्कस थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। और इसी के साथ, इसी दृश्यों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।